हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। आरसीसी डिजाइन में आपका शियर एंड बॉन्ड स्ट्रैंड्स ऑफ आरसीसी सेक्शन का चैप्टर चल रहा है। आज हम इस चैप्टर में डिजाइन प्रोसीजर आपको बताने वाले हैं कि आप अपने कंक्रीट खंड जो है आपका आरसीसी बीम, उसमें आप शियर रेनफोर्समेंट का डिजाइन किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए डिजाइन प्रोसीजर है हमारा। सबसे पहली स्टेप है हमारी नॉमिनल शियर स्ट्रेस टोवी। ठीक है, सबसे पहली स्टेप में आपको टोवी का मान ज्ञात करना है, जो कर्तन बल और धरण की चौड़ाई और उसकी प्रभावी गहराई पर निर्भर होता है। ठीक है, तो इस सूत्र से आपको टोवी का मान ज्ञात करना है। उसके बाद बात आती है स्टेप 2 की। स्टेप 2 में आपको इस्पात का प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि परसेंटेज ऑफ स्टील आपको ज्ञात करनी है। उसके लिए आपके क्वेश्चन में बार्स का डाया आपको दिया हुआ होगा। ठीक है, और नंबर ऑफ बार्स दी हुई होगी। उससे आपको पहले बार्स का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, एरिया ऑफ स्टील, और उसके बाद आपको परसेंटेज ऑफ स्टील ज्ञात करनी है इस फॉर्मूले से। ठीक है, फिर इसके बाद आप इस्पात की प्रतिशत और कंक्रीट के ग्रेड के आधार पर कंक्रीट खंड की कर्तन सामर्थ्य टोसी का मान सारणी में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को कल पढ़ना बताया था कि आप सारणी से किस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया है। जिन बच्चों ने अभी तक हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टोसी का मान आप ज्ञात कर लोगे। जब ये टोसी का मान आ जाएगा तो आप इस टोसी और नॉमिनल शियर स्ट्रेस यानी कि टोवी, इनमें तुलना करोगे। ठीक है, तुलना आपको किस प्रकार से करनी है। यदि टोवी का मान छोटा होगा टोसी के आधे से, ठीक है, टोसी के आधे से यदि टोवी का मान छोटा होगा तो आपके खंड में कर्तन प्रबलन की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यानी कि आपका जो बीम है वो मजबूत है कर्तन बल के विपरीत। ठीक है, कर्तन बल के लिए वो मजबूत है, इसलिए उसमें कर्तन प्रबलन की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी यदि आप अपने बीम को और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं तो उसमें नाम मात्र के छल्ले डाल सकते हैं। ठीक है, उन छल्लों का अंतराल इस फॉर्मूले से आप ज्ञात करोगे। ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज करके आप उन छल्लों का अंतराल ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है यदि टोवी बराबर है टोसी के आधे के। ठीक है, यदि टोवी बराबर है टोसी के आधे से या फिर टोवी टोसी के बराबर है। ठीक है, ये दो कंडीशन यदि आपके पास में आती है तो आपको न्यूनतम कर्तन प्रबलन देना होगा। ठीक है, आपको न्यूनतम कर्तन प्रबलन देना होगा अपने बीम के अंदर। ठीक है, यह प्रबलन ऊर्ध्वाधर छल्लों के रूप में दिया जा सकता है। ठीक है, यानी कि वर्टिकल स्टीरअप्स के रूप में ये प्रबलन दिया जा सकता है, जिसमें छल्लों के अंतराल के लिए स्टेप 3 में दिया गया सूत्र आप यूज करेंगे, यानी कि यही सूत्र आप इसमें भी यूज करेंगे। ठीक है, तो अब आपकी कंडीशन क्या हो जाती है। यदि टोवी छोटा है टोसी के आधे से तो आप नाम मात्र के छल्ले डाल सकते हैं या फिर अपने क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ सकते हैं ये लिख करके कि कर्तन प्रबलन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कंडीशन यदि ये आ जाए कि टोवी टोसी के आधे के लगभग बराबर है, ठीक है, या फिर बराबर है, या फिर टोवी टोसी के बराबर है, तो ये अगर कंडीशन आ जाती है तो उसमें आपको न्यूनतम कर्तन प्रबलन देना ही होगा। ठीक है, और वो आप वर्टिकल स्टीरअप्स के रूप में दे सकते हैं, जिसमें आप छल्लों के अंतराल के लिए जो आपका ये फॉर्मूला है ये यूज करोगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब चलिए अब है स्टेप नंबर 5। यदि टोवी का मान टोसी से बड़ा है और टोसी मैक्सिमम से छोटा है। ठीक है, यानी कि नॉमिनल शियर स्ट्रेस का मान टोसी से बड़ा है लेकिन टोसी मैक्सिमम से छोटा है, तो इस कंडीशन में आपको कर्तन प्रबलन की व्यवस्था जरूर करनी होगी। ठीक है, तो ये कंडीशन होगी जिसमें आप जरूर ही कर्तन प्रबलन की व्यवस्था करेंगे। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले शुद्ध कर्तन बल Vs का मान हमें निकालना होगा, जिसके लिए कर्तन प्रबलन डालना है। ठीक है, उसका मान हमें इस फॉर्मूले से निकालना है। Vs बराबर V माइनस VC। VC जो है वो कंक्रीट में उत्पन्न प्रतिबल है, जो कंक्रीट हमारी कर्तन बल को ले पा रही है, जितना भी कर्तन बल ले पा रही है। ठीक है, तो वो कर्तन बल हमारा VC है और ये है आपका कुल कर्तन बल। तो कुल कर्तन बल में से हम जो कंक्रीट हमारा कर्तन बल ले पा रही है उसे घटाकर जो कर्तन बल बचेगा Vs, उसके लिए हमें अभिकल्पित करना होगा हमारा शियर रेनफोर्समेंट। ठीक है, फिर हम स्टेप 6 पर जाएंगे। यदि टोवी टोसी से काफी अधिक है, यानी कि टोवी का मान जो है वो टोसी से काफी अधिक आ रहा है,
तब कुछ तनन छड़ों को आलम्बों से डी दूरी पर 45 डिग्री पर मोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तब कुछ तनन छड़ों को आलम्बों से डी दूरी पर 45 डिग्री पर मोड़ दिया जाएगा। ध्यान रहे कर्तन छड़े Vs/2 कर्तन बल ही ले पाती है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो कर्तन बेंट बार्स जो होती है, ठीक है, जो बेंट बार्स होती है वो कर्तन बल का यानी कि जो शुद्ध नेट शेयर जो होता है उसका 50% ही ले पाती है। ठीक है, नट छोड़ो द्वारा वहन कर्तन बल Vb सिग्मा SV गुणा ASV गुणा साइन अल्फा है। इससे आप जो बेंट बार्स है वो कितना कर्तन बल ले पा रही है, ठीक है, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। अब बात आती है स्टेप नंबर 7, छल्लों के लिए कर्तन बल Vs बराबर हमें इस सूत्र से निकालना है। जो यदि हमें छल्लों के रूप में कर्तन प्रबलन डालना पड़ रहा है तो उसमें हम Vs का मान इस सूत्र से निकालेंगे, शुद्ध कर्तन बल माइनस नट छोड़ो द्वारा वहन कर्तन बल। ठीक है, ये Vs होगा और ये होगा Vb। ठीक है, और ये स्टीरप्स हैं। ठीक है, तो स्टीरप्स जो कर्तन बल ले पा रहे हैं उन्हें निकालने के लिए हमें शुद्ध कर्तन बल में से नट छोड़ो द्वारा वहन कर्तन बल हमें घटाना पड़ेगा, तब हमारे पास जो हमारे स्टीरप्स हैं उनके द्वारा वहन कर्तन बल आएगा। ठीक है, और इन छल्लों का अंतराल हमें इस फॉर्मूले से याद रखना है। इससे हमें ज्ञात करना है S बराबर सिग्मा SV गुणा ASV गुणा D अपॉन VS। इससे हमें इन छल्लों का अंतराल ज्ञात करना है और इसके लिए हमें छल्ले 6 mm, 8 mm या 10 mm के छल्ले यूज करने हैं। ठीक है, जो हमारे छल्ले स्टीरप्स के रूप में डाले जाएंगे रेनफोर्समेंट के लिए वो इस साइज में हमें डालने होंगे। ठीक है, फिर हम जांच करेंगे कि छल्लों के अंतराल के लिए हम जांच करेंगे कि हमारा जो छल्लों का अंतराल है वो 0.75 D या फिर 300 mm। ठीक है, इनमें से जो भी कम होगा। ठीक है, यानी कि एक तो छल्लों का अंतराल ये आएगा इस फॉर्मूले से, ठीक है, एक ये आएगा, दूसरा ये आएगा और तीसरा ये 300 mm है। ठीक है, इन तीनों में से जो भी कम होगा वही हम छल्लों का अंतराल रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको डिजाइन करना है आपके आरसीसी बीम में शियर रेनफोर्समेंट का। ठीक है, तो चलिए अब हम इस पर आधारित क्वेश्चन आपको करके दिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक प्रबलित कंक्रीट धरन की चौड़ाई 350 mm और प्रभावी गहराई 500 mm है। इसकी तली में 20 mm व्यास की 5 छड़ों का प्रबलन दिया गया है। धरन पर 100 किलोन्यूटन का अधिकतम कर्तन बल आ रहा है। खंड का कर्तन में परीक्षण कीजिए और यदि आवश्यक हो तो उदग्र छल्लों यानी कि वर्टिकल स्ट्रप्स का डिजाइन करें। M15 ग्रेड की कंक्रीट और मृदु इस्पात ग्रेड फर्स्ट का प्रयोग करें। ठीक है, तो इसमें M15 ग्रेड की कंक्रीट और मृदु इस्पात ग्रेड हमें फर्स्ट दी हुई है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसमें लिख लेते हैं कि हमें जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रश्नानुसार यहाँ पर लिखेंगे हम, प्रश्नानुसार धरन की चौड़ाई हमें दी है 350 मिलीमीटर, प्रभावी गहराई हमें दी है 500 मिलीमीटर, कर्तन बल V हमें दिया है 100 किलो न्यूटन या फिर 10⁵ न्यूटन। ठीक है, ये किलो न्यूटन को हमने न्यूटन में बना लिया है। ठीक है, और इस्पात का क्षेत्रफल, इस्पात का क्षेत्रफल AST हमारा हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 बार दी गई है 20 मिलीमीटर व्यास की। ठीक है, तो 5 गुना हो जाएगा, 5 गुना π/4 20 का वर्ग। ठीक है, तो ये आ जाएगा
1570 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस पाथ के क्षेत्रफल का मान आ गया है और कंक्रीट की ग्रेड दी है M15। ठीक है, और मृदु इस्पात ग्रेड दी है फर्स्ट। फर्स्ट ग्रेड के लिए फर्स्ट ग्रेड होती है FP 250। ठीक है, ये होती है आपकी फर्स्ट ग्रेड। तो चलिए, अब जैसे कि मैंने आपको डिजाइन प्रोसीजर बताया, उसमें सबसे पहली स्टेप है हमारी, जो हमारा नॉमिनल शेयर स्ट्रेस होता है उसे निकालने की। ठीक है, तो चलिए नॉमिनल शेयर स्ट्रेस निकालते हैं। फर्स्ट नॉमिनल शेयर स्ट्रेस टो वी। ठीक है, इसे टो वी से डिनोट करते हैं। इसका मान होता है V/B गुणा D। ठीक है, तो V का मान कितना है हमारे पास 10⁵ न्यूटन अपॉन B का मान कितना है 350 और गुणा D का मान है 500। तो ये हमारा हो जाएगा 0.57 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा टो वी का मान हमें पता चल गया है कि 0.57 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। अब इसके बाद हमें टो सी का मान निकालना है। ठीक है, और टो सी का मान निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि टो सी का जो मान है हमें सारणी से पढ़ना होगा, और सारणी में हमें जरूरी होगा कि हमारी जो परसेंटेज ऑफ स्टील है और हमें कंक्रीट की ग्रेड दोनों का पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमें कंक्रीट की ग्रेड का तो पता है, लेकिन हमें जो इस्पात का प्रतिशत है उसका नहीं पता है। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ स्टील निकाल देंगे हम। ठीक है, परसेंटेज ऑफ स्टील P से डिनोट करते हैं, ये होता है AST गुणा 100 अपॉन B गुणा D। ठीक है, तो AST का मान कितना है हमारे पास 1570 गुणा 100 अपॉन 350 गुणा 500। ये हो जाएगा 0.899, या फिर हम कह सकते हैं ये हो जाएगा कि 0.90। ठीक है, तो 0.19% हमारा परसेंटेज ऑफ स्टील आया है। ठीक है, अब जो हमारी सारणी थी, ठीक है, जो हमारी टेबल है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो उस टेबल में हमें देखना है कि एक जगह तो परसेंटेज ऑफ स्टील लिखा हुआ है। ठीक है, फिर इधर ग्रेड लिखी हुई है। ठीक है, इधर ग्रेड लिखी हुई है, और ग्रेड में यहाँ पर M15 ग्रेड है, फिर M20 ग्रेड है। ठीक है, फिर M25 इस प्रकार से है। तो ये जो परसेंटेज ऑफ स्टील का कॉलम है, इसमें हमें देखना है कि 0.9 हमारा कहाँ पर है। ठीक है, 0.90, तो 0.90 के जस्ट बिल्कुल सामने ही M15 ग्रेड वाले कॉलम में हमें देखना है कि मान कितना है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको मिलेगा 0.36। ठीक है, तो ये 0.36 हमारा टोसी का मान है, ये हम लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो कर्तन सामर्थ्य हो जाएगी हमारी कितनी हो जाएगी, शियर स्ट्रेंथ हमारी हो जाएगी टोसी 0.36 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारे पास टोवी का मान भी आ गया है और टोसी का मान भी आ गया है। ठीक है, तो अब इनकी हम तुलना करेंगे कि टोवी और टोसी में क्या अंतर है। आप देख सकते हैं कि जो टोवी का मान है, ठीक है, ये जो हमारा टोवी का मान है ये टोसी के मान से अधिक है। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं कि यहाँ टोवी बड़ा है टोसी से। ठीक है, लेकिन M15 ग्रेड की जो कंक्रीट होती है, ठीक है, M15 ग्रेड की जो कंक्रीट होती है उसमें टोसी का मैक्सिमम मान, ठीक है, ये टेबल भी मैंने आपको लिखवाई थी, टोसी का मैक्सिमम मान बीम की कंडीशन में
1.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये होता है टो सी का मैक्सिमम मान। ठीक है, तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि टो वी जो है वो बड़ा है टो सी से, बट छोटा है टो सी मैक्सिमम से। ठीक है, तो ये हमारी थर्ड रूल वाली कंडीशन आ जाती है, जो थर्ड कंडीशन होती है आपकी टो वी टो सी के संबंध में। ठीक है, तो ये वो कंडीशन आ जाती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में आपको शियर रेनफोर्समेंट करना ही होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि टो वी बड़ा है टो सी से, बट छोटा है टो सी मैक्सिमम से, इसलिए कर्तन परवलन देना होगा। ठीक है, इसलिए कर्तन परवलन देना होगा। ठीक है, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, अब हमें ये तो पता चल गया है, लेकिन हमें अभी ये नहीं पता है कि वह कर्तन बल कितना है जिसके लिए हमें कर्तन परवलन देना है। ठीक है, तो उस कर्तन बल को निकाल लेंगे हम। कर्तन बल जिसके लिए कर्तन परवलन देना होगा। ठीक है, उसे बोलते हैं हम वी एक्स बराबर वी माइनस टो सी बी। ठीक है, ये भी स्टेप मैंने आपको लिखवाई थी। ठीक है, तो कुल कर्तन ये होता है आपका कुल कर्तन बल। कुल कर्तन बल कितना है हमारा 100 किलो न्यूटन, यानी कि 10⁵ और माइनस टो सी का मान अभी हमने टेबल में पढ़ा था, वो कितना था हमारे पास 0.36, और गुणा बी का मान कितना है हमारे पास 350, और गुणा डी का मान हमारे पास कितना है 500। ठीक है, तो हम ये निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 10⁵ माइनस इसके इसमें गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा 63,000। ठीक है, यानी कि 63,000 न्यूटन का बल वह है जो कि हमारी मौजूदा कंक्रीट कर्तन बल ले पा रही है। ठीक है, वो कर्तन बल है ये 63,000 न्यूटन का। ठीक है, और जो इसमें से घटाकर कुल कर्तन बल में से कंक्रीट द्वारा लिया गया कर्तन बल घटाकर आएगा, ठीक है, वो होगा हमारा नेट शियर। ठीक है, वो क्या होगा हमारा नेट शियर, जिसके लिए हमें कर्तन प्रबलन देना होगा। ठीक है, तो चलिए उसे निकाल लेते हैं हम। ये हो जाएगा 10⁵ माइनस 500, ये हो जाएगा 37,000 न्यूटन। ठीक है, तो ये 37,000 न्यूटन का कर्तन बल वह है जिसके लिए हमें कर्तन प्रबलन देना होगा, यानी कि अतिरिक्त कर्तन बल है जिसके कारण हमारी बीम फेल हो सकती है। ठीक है, तो इसे हमें वर्टिकल स्ट्रप्स के रूप में देना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि टो बी का मान कुछ अधिक ही है, बहुत ही ज़्यादा अधिक है। ठीक है, टो सी से यदि बहुत ही ज़्यादा अधिक होगा, जैसे कि टो सी मैक्सिमम का मान 1.6 है। ठीक है, टो सी का मान हमारे पास कितना आया है 0.36। ठीक है, और टो बी का मान है हमारे पास 0.57। ठीक है, तो ये कंडीशन है इसमें। ठीक है, कि ये टो सी मैक्सिमम से कम है। ठीक है, ये 0.57 जो है टो सी मैक्सिमम से कम है। लेकिन अगर ऐसा हो कि ये जो हमारा टो सी है और ये टो वी है, ठीक है, ये टो वी का मान बहुत ही ज्यादा अधिक आए, यानी कि लगभग 1 पॉइंट कुछ आए अगर ये वाला मान, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, उस कंडीशन में हमें इंक्लाइंड बार्स भी डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये वो कंडीशन नहीं है, इतना अधिक हमारा टो वी का मान नहीं है, तो इसलिए हम इसे वर्टिकल स्ट्रक्स के रूप में ही रेनफोर्समेंट करेंगे इसका। ठीक है, तो इसके लिए हम 10 mm व्यास के 2 टांगों वाले छल्ले प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऊर्ध्वाधर छल्ले या फिर छल्ले प्रयोग करेंगे। ठीक है, करने पर तो इन छल्लों का क्षेत्रफल क्या होगा, छल्लों का क्षेत्रफल, एक बात ध्यान दीजिए, इसमें ये होता है ASP। ठीक है,
एक बात इसमें ध्यान दीजिए, यदि हमारे पास छल्ले जिनका हमें डिजाइन करना है, यदि 2 टांग वाले हैं तो यहाँ पर 2 से गुना होगी, और यदि 4 टांग वाले हैं तो 4 से गुना होगी, यदि 6 टांग वाले हैं तो 6 से गुना होगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो 2 गुना हो जाएगा 5/4 गुना 10 का वर्ग। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 157 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो छल्लों का क्षेत्रफल है हमारा वो आ गया है 157 मिलीमीटर स्क्वायर। अब आपको पता है कि ये हमारे पास आ गया है ASB, तो इसकी जो है हमें छल्लों का अंतराल निकालना होगा। ठीक है, छल्लों का अंतराल, छल्लों का अंतराल, छल्लों का अंतराल हो जाएगा S बराबर सिग्मा SB गुणा ASB गुणा D/VS। ठीक है, तो इससे हमें छल्लों का अंतराल निकालना पड़ेगा। तो सिग्मा SB का मान रखेंगे हम, सिग्मा SB का मान हो जाएगा 140। अब आप देख रहे होंगे 140 कहाँ से आया है। ठीक है, तो इसमें हमें दिया हुआ है कि मृदु इस्पात ग्रेड फर्स्ट है। इस्पात की ग्रेड जो फर्स्ट होती है उसमें जो अभिलाक्षणिक सामर्थ्य होती है वो कितनी होती है, 250। ठीक है, यानी कि ये ग्रेड जो है हमारी Fe 250, ये हमारी फर्स्ट ग्रेड होती है, तो ये होती है हमारी अभिलाक्षणिक सामर्थ्य। ठीक है, तो जो हमारा अनुज्ञेय प्रतिबल होता है, इस्पात का अनुज्ञेय प्रतिबल, उसे निकालने के लिए, यानी कि अभी पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा ये सिग्मा ST के रूप में जाना जाता था, लेकिन यहाँ पर सिग्मा SB के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि ये छल्लों का वर्टिकल स्ट्रप्स का अनुज्ञेय प्रतिबल है। ठीक है, तो ये अनुज्ञेय प्रतिबल हम निकालेंगे, जो हमारा इस्पात का सुरक्षा गुणांक होता है 1.78। ठीक है, तो उससे भाग करके ये आता है। ठीक है, तो ये 140 पॉइंट कुछ समथिंग आता है, तो इसे हम डायरेक्टली 140 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आता है यहाँ से आया है आपका 140। ठीक है, तो गुणा हो जाएगी ASB का मान हो गया हमारे पास 157, और गुणा D का मान है हमारे पास 500, और VS का मान है हमारे पास, हमने निकाला है 37,000। ठीक है, इसे कैलकुलेट कर लेंगे अब। 140 गुना 157 गुना 500 भाग 37000, ये हो जाएगा 297। ठीक है, मिलीमीटर। ठीक है, तो ये छल्लों का अंतराल है, तो सेंटर टू सेंटर होगा। ठीक है, जो हमारे छल्ले डले हुए हैं हमारी बीम में, तो उनके सेंटर से सेंटर की दूरी होगी 297 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर। ठीक है, अब इसे हम चेक करेंगे। ठीक है, तो चेक हम कैसे करेंगे, जो हमारा छल्लों का अंतराल होता है, ठीक है, उसके लिए एक लिमिट है कि उसका मान, छल्लों का अंतराल, यानी कि यहाँ लिख लेते हैं हम, छल्लों का अंतराल 0.75 D। ठीक है, तो D का मान है हमारे पास कितना है, 0.75 गुना D का मान है हमारे पास 500, तो ये आ जाएगा 5×5 = 25, 5×7 = 35 और 2 37, यानी कि 375 मिलीमीटर। ठीक है, या 300 मिलीमीटर। ठीक है, इनमें जो भी न्यूनतम होगा, जो भी न्यूनतम हो वो लेते हैं हम। ठीक है, अब आप देख रहे हैं एक सेंटर दूरी आ रही है, एक पिच आ रही है हमारी 297 मिलीमीटर। ठीक है, दूसरी आ रही है 375 और तीसरी आ रही है 300। अब इन तीनों में से जो कम है वो हमारी सेंटर टू सेंटर दूरी होगी। ठीक है, अतः छल्लों का अंतराल 297 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर रखा जाएगा। ठीक है, तो यहां तक की बात क्लियर होगी। अब हमें पता चल गया है कि हमें जो हमारा शियर रेनफोर्समेंट है वो डिजाइन करने के लिए, इस कर्तन बल के लिए हमारा शियर रेनफोर्समेंट डिजाइन करने के लिए 10 मिलीमीटर व्यास के 2 टांगों वाले छल्ले हमें यूज करने होंगे। ठीक है,
और उनकी सेंटर टू सेंटर दूरी हमें 297 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर रखनी होगी। ठीक है, अब हम न्यूनतम कर्तन प्रबलन के आधार पर निकालेंगे कि हमारी सेंटर टू सेंटर दूरी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, न्यूनतम कर्तन प्रबलन के आधार पर छल्लों का अंतराल। ठीक है, ये होता है हमारा S बराबर 0.87 FY गुणा ASB अपॉन 0.4 B। ठीक है, तो ये होता है हमारा न्यूनतम कर्तन प्रबलन के आधार पर छल्लों का अंतराल। ठीक है, तो इसमें जो FY होता है वो मृदु इस्पात ग्रेड की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य होती है। ठीक है, मृदु इस्पात ग्रेड जो फर्स्ट है हमारा वो 250 है, इसके अभिलाक्षणिक सामर्थ्य 250 ही है। ठीक है, तो FY का मान हम यहाँ पर 250 लेंगे, ये हो जाएगा 0.87 गुणा 250 और गुणा ASB का मान हमने निकाला था 157। ठीक है, अपॉन 0.4 और गुणा B का मान है हमारे पास 350। इसे कैलकुलेट कर लेंगे हम, ये हो जाएगा 0.87 गुणा 250 गुणा 157 भाग 0.4 और भाग 350, तो ये आ जाएगा हमारा 244 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर। ठीक है, तो जो हम 10 मिलीमीटर व्यास के छल्ले जो यूज करेंगे हम 244 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर दूरी पर यूज करेंगे जब न्यूनतम कर्तन प्रबलन देना होगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से आपको डिजाइन करना है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को शियर रिइंफोर्समेंट का डिजाइन किस प्रकार से किया जाता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 250 mm गुणा 400 mm खंडमाप का आरसीसी धरन 6 मीटर के पार्ट पर सुधालंबित है। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, जिसका सेक्शन साइज ये दिया हुआ है और इसका स्पैन 6 मीटर का दिया हुआ है। ठीक है, धरन में 20 मिलीमीटर व्यास की 3 छड़ें डाली गई है, प्रभावी आवरण 40 मिलीमीटर है, धरन पर 10 किलोन्यूटन प्रति मीटर का यूडियल भार तथा विस्तृति के मध्य में 20 किलोन्यूटन का केंद्रित भार आ रहा है। ठीक है, यानी कि जो हमारी बीम है उस पर यूडियल लोड भी दिया हुआ है और उसके सेंटर में पॉइंट लोड भी आया हुआ है। ठीक है, धरन का कर्तन में परीक्षण कीजिए और यदि आवश्यक हो तो वर्टिकल स्टेप्स के रूप में कर्तन प्रबलन की व्यवस्था करें। ठीक है, कंक्रीट का भार दिया हुआ है, M15 ग्रेड की कंक्रीट हमें दी हुई है और इस्पात का ग्रेड 250 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमें एक सिंपली सपोर्टेड बीम दिया हुआ है। ठीक है, ये है आपका एक सिंपली सपोर्टेड बीम जिस पर यूडियल लोड आया हुआ है, ये है यूडियल लोड और इसके मिडिल पॉइंट पर 20 किलोन्यूटन का पॉइंट लोड आया हुआ है और ये है 10 किलोन्यूटन प्रति मीटर का लोड। ठीक है, और इसका स्पैन दिया हुआ है 6 मीटर। ठीक है, तो चलिए एक बार और नोट कर लेते हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रश्नानुसार। धरन की चौड़ाई 250 मिलीमीटर, प्रभावी गहराई  होगी आपकी D। ये टोटल D में से यानी कि कुल गहराई में से जो प्रभावी आवरण होता है उसे घटाकर आती है। ठीक है, तो 400 में से हम घटा लेंगे 40 mm, ये हो जाएगा 360 mm। ठीक है, तो 360 mm की इसकी प्रभावी गहराई है और इस्पात का ग्रेड हमें दिया हुआ है,
कंक्रीट का ग्रेड हमें दिया हुआ है और कंक्रीट का भार इसमें हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब हम निकालेंगे जो हमारा इस पाथ का क्षेत्रफल है। ठीक है, इस पाथ का क्षेत्रफल AST 3 बार से दी हुई है हमें। ठीक है, 20 mm की, तो 3 गुना हो जाएगा π/4 20 का वर्ग, तो इसका मान आ जाएगा 942 mm²। ठीक है, तो AST का क्षेत्रफल आ गया है हमारे पास 942 mm²। और अब हम भार ज्ञात करेंगे। ठीक है, भार आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें हमें कर्तन बल नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमें कर्तन बल ज्ञात करने के लिए पहले भार व्यवस्था के अनुसार हमें कर्तन बल ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो इसमें भार व्यवस्था जो दी हुई है, इसमें दिया हुआ है हमें कि धरन पर 10 किलोन्यूटन प्रति मीटर का यूडीएल भार आ रहा है। ठीक है, यानी कि यूडीएल लोड जो है 10 किलोन्यूटन प्रति मीटर का आ रहा है। ठीक है, तो यूडीएल दिया हुआ है, इसमें यूडीएल लोड 10 किलोन्यूटन यानी कि 10,000 न्यूटन। ठीक है, यह आ रहा है प्रति मीटर। अब धरन का स्वयं का भार ये भी प्रति मीटर ही हमें ज्ञात करना है। प्रति मीटर के लिए हम 1 लिख लेंगे गुणा 0.250 यानी कि धरन की चौड़ाई और गुणा धरन की गहराई है 400 mm और गुणा धरन का प्रति क्यूबिक मीटर जो वेट है यानी कि 2500 न्यूटन। ठीक है, 2500 किलोग्राम। ठीक है, तो ये हो गया 2500 किलोग्राम प्रति मीटर। तो इसका मान आ जाएगा 25 चौका 100 यानी कि 2500 न्यूटन। अब यूडीएल ये भी प्रति मीटर है। ठीक है, और ये वाला यूडीएल जो है ये भी प्रति मीटर है। ठीक है, यानी कि धरन का भार भी प्रति मीटर एरिया पर है और यूडीएल लोड भी प्रति मीटर पर ही है। तो टोटल हो जाएगा हमारा टोटल यूडीएल ठीक है, यानी कि धरन के भार सहित जो यूडीएल हो जाएगा वो हो जाएगा 12,500 न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, तो ये आ गया है हमारा W1 का मान। ठीक है, अब हमारे पास हमें दिया है कि पॉइंट लोड भी लगा हुआ है। पॉइंट लोड कितना लगा हुआ है? पॉइंट लोड ये होगा W2, ये हो जाएगा 20,000 न्यूटन। ठीक है, ये प्रति मीटर पर नहीं है, ये इसके सेंटर में लगा हुआ है। ठीक है, तो इनके कारण जो कर्तन बल होगा, ठीक है, कर्तन बल V का मान हो जाएगा W1 गुणा L/2 और प्लस W2/2। ठीक है, जो आपका यूडीएल लोड होता है उसके कारण कर्तन बल का मान ये होता है और जो आपका पॉइंट लोड होता है उसके कारण कर्तन बल का मान ये होता है। ठीक है, तो इनसे हम कर्तन बल का मान निकाल लेंगे। W1 कितना है 12,500 गुणा L का मान कितना है 6/2 और प्लस W2 का मान कितना है 20,000/2। ठीक है, तो इसका मान आ जाएगा 47,500 न्यूटन। ठीक है, तो जो हमारा कर्तन बल है वो है हमारा 47,500 न्यूटन। अब हमने कर्तन बल का मान ज्ञात कर लिया है। अब हमारे पास जो डिजाइन प्रोसीजर की स्टेप है वो अब हम फॉलो करेंगे। ठीक है, इसमें जो भी हम हमारे मेन पॉइंट है उन्हें हम लिख लेंगे। तो V का मान हमारे पास आया है 47,500 न्यूटन और इस पाथ का क्षेत्रफल है हमारे पास 942 मिलीमीटर स्क्वायर। तो इनकी अब हमें आगे जरूरत पड़ सकती है क्योंकि मैं इसे रफ करने वाला हूँ, इसलिए मैंने ये नोट कर लिए हैं।
अब जो हमारी फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या होता है, हम निकालते हैं नॉमिनल शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, नॉमिनल शियर स्ट्रेस। टो वी, ठीक है, टो वी का मान होता है V अपॉन B गुणा D। ठीक है, तो V का मान है हमारे पास 47,500 बाई B का मान है 250 और D का मान है, अभी हमने इसमें से प्रभावी गहराई निकाली, प्रभावी आवरण हमने इसमें से घटाया था, प्रभावी गहराई हमने निकाली थी, तो ये आया था 360। ठीक है, तो इसका मान आ जाएगा 250 भाग 360, ये आ गया है 0.53 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो टो वी का मान कितना आ गया है हमारे पास, 0.53 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब इस पाथ का क्षेत्रफल भी हमें पता है। ठीक है, इस पाथ का क्षेत्रफल हमें पता है। अब हमें टो सी का मान ज्ञात करना है। जब हमें इस पाथ का क्षेत्रफल पता है और हमें कंक्रीट की ग्रेड बताया कि M15 ग्रेड की कंक्रीट है, तो हम टेबल में देखेंगे। टेबल में देखने के बाद तो उसके लिए हमें परसेंटेज ऑफ स्टील निकालनी होगी। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ स्टील, ठीक है, यानी कि स्टील का प्रतिशत, इसे हम P से डिनोट करते हैं, AST इंटू 100 अपॉन B गुणा D। ठीक है, तो ये हो जाएगा, AST का मान है हमारे पास 942 गुणा 100 अपॉन D का मान है 250 और D का मान है 360। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्रतिशत मिल जाएगा 942 गुणा 100 भाग 250 360, ये आ गया है 1.04%। ठीक है, तो अब हम टेबल में देखेंगे कि हमारी जो परसेंटेज ऑफ स्टील है 1.04 पर, ठीक है, जब M15 ग्रेड की कंक्रीट है उसमें हमारे टो सी का मान कितना है, यानी कि कंक्रीट की जो कर्तन सामर्थ्य है उसका मान क्या है। ठीक है, तो आपको टेबल में देखने को मिलेगा कि एक कॉलम में परसेंटेज ऑफ स्टील लिखा हुआ होगा। ठीक है, वहां से आप जब इस कॉलम में नीचे चलोगे तो 1 लिखा हुआ होगा। ठीक है, यानी कि जब 1% आपका स्टील होगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर आपका M15 ग्रेड की कंक्रीट होगी। M15 ग्रेड की कंक्रीट के कॉलम में आप देखोगे कि इस एक के बिल्कुल सामने की तरफ कौन सी संख्या लिखी हुई है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि यहाँ पर है 0.38। ठीक है, तो जो हमारे कर्तन सामर्थ्य है, ठीक है, टोसी, ठीक है, टोसी है हमारी 0.38 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें टो वी का मान पता चल गया है कि टो वी का मान है हमारे पास 0.53 न्यूटन पर mm स्क्वायर और टो सी का मान हमें पता चल गया है। इनसे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि टो वी का मान अधिक है टो सी से। ठीक है, बट छोटा है टो सी मैक्सिमम से, क्योंकि टो सी मैक्सिमम का मान M15 ग्रेड की कंक्रीट के लिए 1.6 होता है। ठीक है, 1.6 होता है, तो 1.6 से तो छोटा ही है हमारा टो वी का मान। ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि हमारा ये रूल फॉलो हो रहा है और इस कंडीशन में हमें कर्तन प्रबलन देना आवश्यक होता है। ठीक है, अब हम इसमें वो दूरी ज्ञात करेंगे जिस दूरी में हमें कर्तन प्रबलन देना होगा। ठीक है, तो वो दूरी हम कैसे ज्ञात करेंगे, आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी बीम है ये 6 मीटर लंबाई में है। ठीक है, तो इसका हम शियर स्ट्रेस डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, शियर स्ट्रेस डायग्राम इस प्रकार से होगा इसका। ठीक है, इस प्रकार से होगा इसका शियर स्ट्रेस डायग्राम। ठीक है, ये होता है हमारा टो सी और ये होता है हमारा टो वी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये इधर का जो हिस्सा है ये हमारा टो वी होता है, ये होता है टो सी। टो सी का मान है हमारे पास 0.38 और टो वी का मान है हमारे पास 0.53। ठीक है, ये दूरी यदि हम x मान लेते हैं, ये दूरी
यदि हम x मान लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये है हमारी 3 मीटर। 3 मीटर क्यों है यहाँ से यहाँ तक की दूरी? क्योंकि ये टोटल 6 मीटर है और इसके सेंटर तक यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी वो 3 मीटर होगी, ठीक है, और ये आगे की दूरी भी 3 मीटर है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा त्रिभुज बन रहा है और ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ये दोनों समरूप त्रिभुज है। और समरूप त्रिभुज में कंडीशन क्या होती है कि समरूप त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात समान होता है, ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात समान होगा, ठीक है। तो उसके अनुसार हम निकालेंगे, हम क्या निकाल रहे हैं, वह लंबाई या दूरी जिसके लिए कर्तन परवलन डिजाइन करना है, ठीक है। तो ये हो गया समरूप त्रिभुज। तो इसमें हम लिख लेंगे 0.38/x, ठीक है, यानी कि ये वाली भुजा अपॉन ये वाली भुजा बराबर होगी ये वाली भुजा और इस वाली भुजा की, ठीक है, यानी कि 0.53/3, ठीक है। 3 मीटर को हम मिलीमीटर में यदि लिखेंगे तो 3000 मिलीमीटर होंगे, ठीक है। तो इस x का मान आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 0.38 गुणा 3000 बटे 0.53, ठीक है। तो इसका मान हम निकाल लेंगे 0.38 गुणा 3000 भाग 0.53, ये आ गया है 2150 मिलीमीटर, ठीक है। तो x का मान हमारा कितना आ गया है 2150 मिलीमीटर, यानी कि ये हमारा आ गया है 2150 मिलीमीटर। लेकिन ये जो हमारी दूरी है, ठीक है, ये हमारे लिए मेन है, ठीक है, क्योंकि यही दूरी हम निकाल रहे हैं जिसके लिए हमें कर्तन परवलन अभिकल्पित करना है, डिजाइन करना है। क्योंकि जो कर्तन बल का मान होता है वो आलंबों के निकट सबसे अधिक होता है, ठीक है। इस कारण से हमें इस साइड में कर्तन परवलन देना होता है, ठीक है। तो हम इस दूरी का मान निकाल लेंगे। यदि हम ये दूरी को कोई भी मान ले, चलो ये लिख लेते हैं, अतः लंबाई हमारी हो जाएगी 3000 माइनस 2150, ठीक है। तो इसका मान आ जाएगा 850 मिलीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 850 मिलीमीटर है, ठीक है, और इधर वाली दूरी भी 850 मिलीमीटर है, ठीक है। तो ये जो दूरी है 850 और ये 850, इन दोनों के लिए कर्तन परवलन अभिकल्पित किया जा रहा है, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे कि जो हमारा कर्तन बल है जो इस एरिया पर यानी कि 850 मिलीमीटर की दूरी पर कर्तन बल आ रहा है, यानी कि नेट शियर, वो अब हम निकालेंगे, ठीक है। तो नेट शियर निकालने के लिए क्या करना होगा, और नेट शियर, ठीक है, बस इतना लिख लीजिए आप, VS बराबर हो जाएगा V माइनस टॉसी इंटू BD, ठीक है। तो इसका मान इससे निकल के आ जाएगा, V का मान कितना है हमारे पास 47,500, ठीक है, यही तो आया था ना, माइनस टॉसी का मान कितना है हमारे पास 0.38 गुणा B का मान है हमारे पास 250 और गुणा D का मान है हमारे पास 360, ठीक है। तो ये आ जाएगा 13,300 न्यूटन। तो ये वो कर्तन बल है जिसके लिए हमें कर्तन परवलन अभिकल्पित करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम 8 मिलीमीटर के 2 टांग वाले छल्ले यूज करेंगे, ठीक है। VS का मान आ गया है हमारे पास
ये हम नोट कर लेंगे। V का मान है हमारे पास 47,500 और VS का मान है हमारे पास 13,300 न्यूटन। ठीक है, कर्तन परवलन के लिए 8 मिलीमीटर के 2 टांगों वाले छल्ले प्रयोग करने पर। ठीक है, तो इन छल्लों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ASB। छल्लों का क्षेत्रफल 2 गुणा π/4 गुणा 8 का वर्ग। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 गुणा पाई गुणा 64/4 100 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ASB का क्षेत्रफल कितना आ गया हमारे पास, 100 मिलीमीटर स्क्वायर। अब हम छल्लों का अंतराल निकाल लेंगे। छल्लों का अंतराल, छल्लों का अंतराल हम किस फॉर्मूले से निकालेंगे, S बराबर सिग्मा SB गुणा ASB और गुणा D अपॉन VS। ठीक है, अब सिग्मा SB का मान कितना हो जाएगा हमारा, Fe 250 के लिए मैंने इससे पिछले क्वेश्चन में आपको बता दिया है, ये हो जाएगा हमारा 140 और गुणा ASB का मान कितना हो जाएगा हमारे पास अभी आया है निकल कर 100 और गुणा D का मान है हमारे पास 360 और VS का मान है हमारे पास 13,300। ठीक है, तो इन सबको कैलकुलेट करेंगे। 140 गुणा 100 गुणा 360 भाग 13,300, ये हो जाएगा 379 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर। ठीक है, और ये मान आप देख सकते हैं, ये मान हमारा आ रहा है 379 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर, लेकिन ये इतना नहीं होना चाहिए। इसका मान कितना होना चाहिए, ठीक है, अंतराल 0.75 D या 300 mm, जो भी इनमें से कम हो वो होना चाहिए। ठीक है, तो 0.75 D हम देख लेते हैं कितना आता है, 0.75 गुणा D का मान है 360। ठीक है, 0.75 गुणा 360, यह आ गया हमारा 270 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर या 300 मिलीमीटर, इनमें जो भी कम हो। ठीक है, तो इनमें आप देख सकते हैं इनमें कम क्या है, 270 है। ठीक है, इसलिए 270 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर इसमें स्पेसिंग रखी जाएगी। ठीक है, हमें पता चल गया है कि 270 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर इसमें स्पेसिंग रखी जाएगी। अब हम निकालेंगे कि न्यूनतम कर्तन परवलन के आधार पर हमें स्पेसिंग कितनी रखनी पड़ेगी। ठीक है, अभी तो हमारी कितनी आई है 270 मिलीमीटर, और यदि हमारी स्पेसिंग न्यूनतम कर्तन परवलन के आधार पर इससे कम आती है तो हम वही रखेंगे। ठीक है, न्यूनतम कर्तन परवलन के आधार पर छल्लों का अंतराल S बराबर हो जाएगा 0.87 FY गुणा ASB अपॉन 0.4 B। तो इस फॉर्मूले से हम न्यूनतम कर्तन परवलन के आधार पर छल्लों का अंतराल निकालेंगे। ये हो जाएगा 0.87 गुणा FY जो है वो इस्पात की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य है और वो है हमारी 250। ठीक है, गुणा ASB का मान है हमारे पास, ASB का मान कितना आया था हमारे पास 8 मिलीमीटर के छल्लों का, यानी कि 100 मिलीमीटर आया था, अपॉन 0.4 गुणा B का मान कितना है 250। ठीक है, तो 250 से 250 कैंसिल यहाँ पर,
तो ये हो जाएगा 0.87 गुणा 100 डिवाइड बाई 0.4, तो ये आया है हमारे पास 217 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर। ठीक है, अब इसमें आप ये देख सकते हैं ये अंतराल इस अंतराल से कम है। ठीक है, तो यही रखा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको शियर रेनफोर्समेंट का डिजाइन करना है। ठीक है, तो बच्चों आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी? यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।